नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह IS-23 लास्ट क्लास में हमने IS-23 का बिल्कुल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। थोड़ा सा टाइम बच गया था। सैटरडे को जो हमने 24 जुलाई को क्लास ली थी, उसमें एंड में मैंने आपको जब IS-20 कंप्लीट हुआ था एक ब्रीफ इंट्रो दिया था रिगार्डिंग IS-23। आज इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस IS में मैंने आपको बोला था दो चीज़ें हैं। अगर आप डेफिनेशन देखें, हैंड आउट भी मैंने आपको शेयर किया था और ये डेफिनेशन स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही है। दो डेफिनेशन है इस IS में फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 बोरोइंग कॉस्ट किसको कहते हैं और नंबर 2 क्वालिफाइंग एसेट क्या है। तो IS कहता है बोरोइंग कॉस्ट से मुराद इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। जब आप फंड बोरो करते हैं, यानी फाइनेंस आप जब लोन के तौर पे लेते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, नॉर्मली उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन लिया या अपने डिबेंचर इशू करके लोन लिया या मार्केट में कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने डेट फाइनेंसिंग की यानी लोन लिया, तो एज अ रिजल्ट उसके अगेंस्ट आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट देखिए सम टाइम ये होता है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि बाज दफा कंपनीज अपने डिबेंचर या अपने बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में और उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग करती है, तो वो डिबेंचर की इशुएंस कॉस्ट भी आती है। तो सम टाइम आपको इस टॉपिक में इशुएंस कॉस्ट भी नजर आएगी और उस इशुएंस कॉस्ट को भी हम बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। यानी बोरोइंग कॉस्ट में दो चीजें शामिल है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट से मुराद, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, जब आपने डिबेंचर इशू करने हैं एट दैट टाइम आपकी एक कॉस्ट आती है जिसको हम इशुएंस कॉस्ट कहते हैं, वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमने IS-16 जब पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उस वक्त जब हमने एसेट की कॉस्ट की बात की थी तो हमने कहा था कि एसेट की कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त जो इंटरेस्ट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साल के क्रेडिट पे कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, अब वो 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपए देने, तो वो 10,000 रुपए इंटरेस्ट होता था, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता था। यहाँ पे सिर्फ एक एसेट ऐसा है जिस एसेट में इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना IS हमें अलाउ करता है, और उसका नाम मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कौन सा एसेट होता है वो? क्वालिफाइंग एसेट। वेरी गुड, क्वालिफाइंग एसेट। नाउ व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? An asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale। ऐसा एसेट जिसको आप बनाने के लिए जब जाएं तो उसको बनाने में आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगेगा। तो फिर IS कहता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर आपने डेट फाइनेंसिंग की है, देखिए याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था दो किस्म की फाइनेंसिंग है, ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा है समझाने के लिए कि आपको एक क्वालिफाइंग एसेट बनाना है, और मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है उसको बनाने के लिए आपको कितने लाख रुपए चाहिए? ये 50 लाख। 50 लाख। सपोज करें मैंने जो है वो 25 लाख रुपए इक्विटी फाइनेंसिंग कर ली, यानी शेयर इशू कर दिए, और बाकी 25 लाख रुपए कौन सी फाइनेंसिंग से ले लिए? डेट फाइनेंस। यानी मैंने मार्केट में
बॉन्ड्स, डिबेंचर। डिबेंचर या किसी बैंक से लोन ले लिया। अच्छा, एक के अगेंस्ट मैंने कैपिटल क्रेडिट किया है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। दूसरे के अगेंस्ट मैंने कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट की है। एक को मैंने शेयर सर्टिफिकेट दिया है, दूसरे को मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक मेरा शेयर होल्डर बन गया, दूसरा मेरा डिबेंचर होल्डर। एक ऑनर है शेयर होल्डर, दूसरा क्रेडिटर है, उसका पैसा मुझे वापस करना है। दोनों को रिटर्न देना है, एक को रिटर्न देना है डिविडेंड, दूसरे को रिटर्न देना है इंटरेस्ट। डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वेरी कर रहा होता है। नॉर्मली इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है। दोनों को मुझे कॉस्ट देनी है, एक कॉस्ट ऑफ डेट कहलाती है, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाती है। तो क्या दोनों कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट है, दोनों क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज होंगी या एक होगी इसमें से? सर इक्विटी वाली नहीं होगी ना? इक्विटी वाली नहीं होगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए। हो सकता है पेपर में ऐसी सिचुएशन आ जाए। एक मर्तबा एक बुक में मैंने देखी थी ऐसी सिचुएशन कि उन्होंने एक क्वालिफाइंग एसेट बनाना था और इसी तरह उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था। ये तो मैंने 50-50 कर दिया। कोई भी वहां पे कॉम्बिनेशन बना हुआ था, उन्होंने फाइनेंसिंग की और वो पैसा लगाया क्वालिफाइंग एसेट में, और उस पर उन्होंने डिविडेंड भी बता दिया था कितना दिया है और इंटरेस्ट भी बता दिया था। लेकिन इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा रिलेटेड। रिलेटेड से मुराद जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। बताऊंगा कौन सा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्या होता है, समझाऊंगा अभी। तो वो तो कैपिटलाइज होगा। लेकिन जो डिविडेंड है वो पहली बात तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं है। तो जब वो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं है तो वो फिर कैपिटलाइज नहीं होगा, मतलब क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट से मुराद जो इंटरेस्ट से रिलेट करती है या डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करती है, वो कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट है और वो एसेट की कॉस्ट का, क्वालिफाइंग एसेट की, हर एसेट की नहीं, क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और पहले पुराना जब IAS 23 था ना, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी बात, उस वक्त IAS 23 आपको ऑप्शन देता था कि चाहो तो बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, यानी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, और चाहो तो ना बनाओ। और वो आपको मतलब ऑल्टरनेट, ऑप्शन होता है। जी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट देता था, बेंचमार्क ट्रीटमेंट। वो कहता था मर्जी है ऐड कर दो, मर्जी है एक्सपेंस आउट कर दो। लेकिन अब आफ्टर 2009 जब ये चेंज हुआ IAS, तो अब IAS कहते हैं मस्ट बी कैपिटलाइज। अब वो ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन मस्ट बी कैपिटलाइज में एक बात जहन में रखिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक टाइम लाइन से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वालिफाइंग एसिड बनाना है और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टाइमलाइन बना दी। और सपोज करें ये क्वालिफाइंग एसिड, इस टाइमलाइन से समझते हैं। ये मैंने लिखा है Jan 1 और 2018। ये सपोज कर लेते हैं आपका December 31, 2018। आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपको एक क्वालिफाइंग एसिड बनाना है। उस क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए सपोज करें आपको फंड की जरूरत है तकरीबन 30 लाख रुपए। आपने ये 30 लाख रुपए बोरो कर लिए, उधार लिए, राइट? कौन सी फाइनेंसिंग है? उधार लिए। इक्विटी या डेट? डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंसिंग आपने की है। डेट होगी ना सर? जी डेट फाइनेंसिंग, या आपने डेट ले लिया, कर्जा ले लिया 30 लाख रुपए का एट द रेट 10% इंटरेस्ट। सही है। अच्छा, ये आपने लिए थे पैसे क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए। पैसे क्यों लिए थे? क्वालिफाइंग एसेट को बनाने बनाने के के लिए। लिए। सपोज करें कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से आपने लोन तो ले लिया था, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट की, सपोज कर लेते हैं जहां पे अप्रैल की पहली मार्च। तारीख को, अप्रैल की पहली तारीख को। फर्स्ट तारीख। हालांकि आपने लोन कब ले लिया था? जैन में। हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 अप्रैल। जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी ना,
उस दिन से आप इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। सपोज करता हूं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर की 30 तारीख को कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। नवंबर की 30 तारीख को विदाउट एनी इंटरप्शन कंस्ट्रक्शन आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती कंप्लीट। है। अब देखिए आपने लोन तो वापस नहीं किया था, और लोन पे आपने पूरे साल का क्या पे करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है, 30 लाख का 10%, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। लेकिन आईएएस कहता है जो डायरेक्टली आपका एट्रीब्यूटेबल है, जो डायरेक्टली रिलेट करता है इंटरेस्ट, वो कैपिटलाइज होगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल। अप्रैल में। अप्रैल जी। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 नवंबर, ये कितने महीने होते, 8 मंथ्स। ये कितना टाइम 8 पीरियड है, मंथ्स। 8 मंथ्स। ये जो 8 मंथ्स है ना, ये वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। यानी जो एसेट की कॉस्ट है ना, उस पर कितना इंटरेस्ट में कैपिटलाइज करूंगा, 30 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 10% कितना होता है, 3 लाख। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 8/12 बताएं कितना होता है, 240। 2,40,000 आ रहा है। 300,000 इंटू 10% इंटू 8/12। 2 लाख रुपए आ रहा है। श्योर, 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आ रहा है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे, 2 लाख। 2 लाख। यानी कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, 1 लाख नहीं होगा। 1 लाख नहीं होगा। वो 1 लाख कितने महीने का इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज नहीं हो रहा, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स। सही है। एक कौन वो कौन कौन दिसंबर। कौन से 4 मंथ हो गई है, जैन फेब मार्च। वेरी गुड, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट मंथ। वेरी गुड। फर्स्ट क्वार्टर जैन फेब मार्च, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। अनलेस एंड अनटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना हो, आपकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। जब आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो आपकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। दूसरी बात, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन के बाद की कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी। है। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो कंप्लीट हो जाएंगी जाएगी। उस दिन के बाद की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। नहीं होगी। तो मैंने लोन तो बिल्कुल। ले लिया था 1 तारीख को, लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन मैं 3 महीने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सका। अप्रैल से स्टार्ट हुई, नवंबर में एंड हुआ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये भी सुन लें, अगर ये अप्रैल से नवंबर के दरमियान सपोज करें बीच में कोई ऐसा महीना आ जाता, जुलाई का महीना, जिसमें कुछ मसले मसाइल हो गए, कंस्ट्रक्शन रुक गई पूरे महीने, तो फिर जुलाई की कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होती। जी। फिर कितने महीने की लेके जाते, 7 मंथ्स की। वेरी गुड। और इस टाइप के सर सवाल, मतलब ये होना कि जितने टाइम एसेट पे काम होगा उतने टाइम की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। वेरी गुड। सर इसमें कोई बाउंड तो नहीं है कि अगर 15 दिन नहीं हुआ तो 1 महीने का पूरा मतलब हम वो असल में कैपिटलाइज नहीं वो तो करेंगे? फिर देखना पड़ेगा मटेरियल इमटेरियल। देखो आईएएस ने ना 3 बातें बोली है, मैं वो 3 बातें आपको बताता हूँ। 1 मिनट जरा पानी पी रहा हूँ, फिर मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आईएएस ने 3 बातें बोली, आप जब बुक से पढ़ेंगे ना इस आईएएस को, आपको कुछ 3 बातें नजर आएंगी। एक वर्ड होता है कमिंस, एक वर्ड होता है सस्पेंड, और एक वर्ड होता है सीज। कमिंस का मतलब कब स्टार्ट होगी, सस्पेंड का मतलब
कब उसको आप फॉर द टाइमिंग रोक दोगे, और सीज का मतलब इसको कब मुकम्मल तौर पे कैपिटलाइजेशन को खत्म कर दोगे। अच्छा ये बताए, मेरी इस एग्जांपल में लोन तो मैंने पहली तारीख को ले लिया था, पूरा साल लोन मेरे पास रहा। जिस बंदे ने लोन दिया है उसको नहीं पता कि बोरिंग एसिड क्वालिफाइंग एसिड क्या है, कितना कैपिटलाइज करना है। उसको तो ये पता है कि भाई मैंने आपको 30 लाख दिए, आप मुझे 30 लाख पे कितना इंटरेस्ट दोगे, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। 3 अब लाख। हमने ये देखना था कि आईएएस क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन कब से कमिंस होगी। तो ये बताए मेरी एग्जांपल में कैपिटलाइजेशन कमिंस कब से हुई है, यानी स्टार्ट कब से हुई? अप्रैल से। अप्रैल से। ठीक है, गुड हो गया। यानी आईएएस कहते हैं आपने लोन ले लिया हो, एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हो, तो आप उसकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, मेरे इस एग्जांपल में कोई डिले आया था बीच में, कोई सस्पेंशन टाइम पीरियड आया? यस नो सर। सर। नहीं आया ना? यस सर। मैं आया नहीं तो- आया। मैंने तो विदाउट एनी डिले कहा आपको, अप्रैल अच्छा, मई अच्छा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने लगातार काम होता रहा। तो सही। 8 महीने के बाद कौन सी तारीख को मैंने कैपिटलाइजेशन सीज कर दी, यानी खत्म कर नवंबर। दी? नवंबर 30। हालांकि लोन मेरे पास दिसंबर में भी था, दिसंबर का इंटरेस्ट भी देना है, जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन मैं ये जैन फेब मार्च और दिसंबर के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज जी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैन फेब मार्च में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, दिसंबर से पहले नवंबर की 30 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो मैं 3 बातें बता रहा बिल्कुल। था। कमिंस कब होती है? जिस दिन आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज स्टार्ट कर चुके हो, लोन ले चुके हो। सीज कब कर देते? जिस दिन कंस्ट्रक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एंड हो जाए। अच्छा बिल्कुल। अब एक बात यहाँ पे किसी भाई ने बोला था 15 दिन का मसला। अब आईएएस कहते हैं कि देखिए, जब आप बीच में अगर कोई डिले आ जाए, कंस्ट्रक्शन आपकी रुक जाए, अब वो चेक करना होगा वो डिले टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर कोई इन मटीरियल है ना, 2-4 दिन का या एक आध हफ्ते का टाइम, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जब आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हो ना, तो आपको बिल्डिंग की छत वगैरह डालने के बाद, जैसे एक फ्लोर आपने डाल दिया, आपको 4-5 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ती है और रोजाना पानी डालना पड़ता है वहां पे। सुना है आपने ये? बिल्कुल। बिल्कुल सर। अब ये डिले जो आ रहा है ना कंस्ट्रक्शन में, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है। और ये इमटेरियल है, तो ये तो आप इस पे तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन को रोकोगे नहीं। मतलब कंस्ट्रक्शन से मुराद कैपिटलाइजेशन को यहाँ पे सस्पेंडेड नहीं आएगा सर। कि यहाँ सस्पेंड नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ अगर कोई मसला आ जाता है, जैसे अचानक लॉकडाउन लग जाता है, अभी बीच में लगा था ना लॉकडाउन, लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग पे 3-3 4-4 महीने सारी चीजें बंद हो गई थी। तो फिर वो जो लॉकडाउन था उस पे आपका डिले टेम्परेरी था या परमानेंट आ गया था? वो तो परमानेंट हो गया था। परमानेंट हो गया था। अब वहां अगर 3 महीने 4 महीने कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, आपको उन 3-4 महीनों का इंटरेस्ट तो देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। नहीं होगा। फिर जब दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अगर आपको याद हो, खान साहब ने सबसे पहले लॉकडाउन जब खोलना शुरू किया था, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज खोली थी, याद है आपको? जब सर एक सवाल है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अभी बीच में जैसे ये लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला हुआ था, तो बीच में बैंकों ने कुछ फैसिलिटी ये भी दी थी कि कुछ जैसे उन्होंने एप्लीकेशन, कंपनीज की एप्लीकेशन के ऊपर वो लोग ये कर रहे थे, टाइम का जो था वो इंटरेस्ट वगैरह वेव कर रहे थे, या आप ये कह रहे थे कि आप इतने टाइम का इंटरेस्ट ना पे करें, इसके बाद आने वाले मंथ्स में आप इसको डबल करके पे कर दें, या आगे अपने फाइनेंशियल पीरियड को आप इस पीरियड में गैप लेके अगले महीने से स्टार्ट कर दें, इस तरह की। तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए ये सिचुएशन जो होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको एडजस्ट करते हैं। मुझे पता है बहुत सारी चीजें हुई थी, इवन अगर जो हम फंड ट्रांसफर करते थे उस पर चार्जेस थे वो वेव हो गए थे, बहुत सारी चीजें जी बिल्कुल। लॉकडाउन की वजह से वो खत्म हो गई थी, क्योंकि वो लोगों को बेनिफिट देना चाह रहे थे, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी। तो उस वक्त जो बेनिफिट मिलेगा वो अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर कोई रेलिवेंट पीरियड की कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ रही तो फिर वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। राइट, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। अच्छा अब यहाँ पे अगर कोई, एक सवाल ये था कि अगर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1 साल की और विदाउट सीज वो डिले हो रहा है, हाँ
फॉर एनी रीजन डिले हो गया, लेकिन चीज नहीं हुई, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम चलता रहा हाँ। और वो कंस्ट्रक्शन हमारी 1 साल के बजाय लेट सपोज 15 मंथ्स पे चलेगी, तो कैपिटलाइज 15 मंथ की करेंगे हम या 15 उसमें उस सूरत में क्या करेंगे? 15 मंथ्स की ओके मतलब, लेकिन उस 15 मंथ्स का आपके पास लोन भी मौजूद हो, राइट? राइट राइट। ठीक है, बिल्कुल 15 मंथ्स की करेंगे। अच्छा, मैं आपको भी देखिए बताऊंगा। अभी मेरा हैंड आउट में एक सवाल ऐसा भी है हमारे आईसीएमए के पास पेपर का। उन्होंने कहा कि जनवरी में आपने लोन ले लिया, सही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई फेब में, तो वहां पे हम कैपिटलाइजेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? फेब से। ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला ड्यूरिंग अक्टूबर आपकी कंस्ट्रक्शन पूरे महीने सस्पेंड रही थी, तो क्या अक्टूबर की हम उसमें कैपिटलाइजेशन करेंगे? नहीं करेंगे। अक्टूबर भी नहीं करेंगे। फिर उसने बोला नवंबर की 30 को आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, दिसंबर तक लोन है आपके पास, क्या दिसंबर की कैपिटलाइजेशन करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। नहीं सर। तो वहां पे कितने महीनों की कैपिटलाइजेशन नहीं होगी? 3 महीने की। 3 महीने। 2 महीने की। 3 महीने जैन भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? सही। फेब में। देखिए मैं आपको एक मिनट वो सवाल दिखाता हूँ, ये रहा वो सवाल, मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। ये रहा, ये सवाल आपको नजर आ रहा है? सही सही। Kaba Limited started construction of an asset in 2014, which satisfies the definition of a qualifying asset under IS 23. For the construction of the asset, funds were arranged from the following sources. बैंक लोन लिया है 12% पे लोन नोट्स, और बैंक लोन कितने का लिया है? 15%। फिर ये कह रहे हैं कि ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन डिड नॉट स्टार्ट। कब तक स्टार्ट नहीं हुई थी? जनवरी तक स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, Feb 1 फेब 1 तक। फिर जरा नीचे पढ़ो, बाकी बात बाद में बताऊंगा। ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? during October कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ड्यूरिंग अक्टूबर रिमेन सस्पेंडेड suspended. ड्यू टू सम ड्यू अनअवॉइडेबल टू रीजन। सम। तो अक्टूबर भी काउंट नहीं होगा। एसिड वाज रेडी फॉर यूज ऑन 30 नवंबर। एसिड कब रेडी फॉर यूज हो गया था? November नवंबर 30 तक तो इसका मतलब है इसके बाद की कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ कैपिटलाइजेशन समझा रहा हूँ, बाकी इसमें और भी सर एक चीजें सवाल आएंगी। सर एक सवाल था। जी ये बोले। जो ऑयल डिगिंग कंपनीज होती हैं, ये जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, जी अगर ये इनके ये जो पूरी पूरी जाहिर सी बात है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने से पहले पूरी इसकी मशीन की इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ होती है, ठीक है। तो ये कि क्वालिफाइंग एसिड के अंदर आते हैं जो मशीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा होता है इनका? कितना टाइम होता है नॉर्मली? टाइम पीरियड कितना लगता है? तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। देखिए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड में कम से कम 6 महीने तो हो, ठीक है ना। मैंने जो साल 2 नॉर्मल, साल लगते हैं इसमें पूरे। हाँ, तो फिर बिल्कुल अगर वो उतना टाइम पीरियड है तो वो क्वालिफाइंग एसिड में काउंट होगा, बिल्कुल ठीक है। सर एक सवाल है। जी जी सर बोले। बेसिकली अगर मेरा एक एसेट है जो 5 साल के लिए फॉर एग्जांपल बनने जा रहा है, अगर मैं वो फाइनेंसिंग बैंक से नहीं करा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुद ही करूँ, तो वो क्वालिफाइड एसेट में शुमार होगा या नहीं? क्वालिफाइंग एसिड तो कहलाएगा, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि आप अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो उसमें बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। उसकी जो अपनी कॉस्ट लग रही है ना आपकी जेब से। जी अरविंद, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। हाँ, तो जो आपकी जेब से कॉस्ट लग रही है ना, वही कॉस्ट बस एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ रहा, आप अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस एसिड को बनाने के लिए लोन लेते और वो पैसा इस्तेमाल करते, तो वो कॉस्ट में वो पैसा भी ऐड होता, उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट जो डायरेक्ट रिलेट करेगा वो भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, राइट? ओके सर। अच्छा राना फहीम साहब, आपका कोई सवाल है? जी सर। बोले। सर जिस तरह से ये कंपनी ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन करती है ऑयल कंपनी ना, तो उसमें एक दो चीजें होती है ना, एक तो वो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ। अगर वो फेल हो गया, ऑयल वहां से नहीं निकला तो एक्सपेंस आउट हो और जाएगा। वो उनका, अच्छा यार अच्छा एक वो मिनट, एक्सपेंस आउट हो। अच्छा एक मिनट, अभी एक मैसेज सामने आया, नजर आ रहा है कुछ आपको? आ रहा है ना मैसेज नजर? नहीं सर। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा ये अपना हरी साहब, आर यू देयर राइट नाउ? सर आर यू देयर? आई थिंक सर का माइक अभी शायद डिसेबल है। बहरहाल अगर ये मीटिंग एंड होती है तो फिर मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा,
फिर आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, ताकि हम एटलीस्ट ये 10 मिनट से पहले एक आध सवाल कर लें छोटे छोटे से, ठीक है? अच्छा, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा हूँ हैंड आउट के। ये क्वेश्चन 1 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ये स्टूडेंट क्वेश्चन 1 नजर आ रहा है? जी सर। Yes, sir. Okay. Flabby Limited began construction of a block of flats of Jan 1, 2005. The block of flats is to be rented out to tenant in the future. Jan 1, 2005, Flabby Limited correctly began capitalizing borrowing cost on 2 million loan raised for the construction to the cost of property. 31st October 2005, building of the block was complete, but no tenant could be found. On 15 November 2005, however, after lowering the rentals, the entire building was rented out to tenants. इंटरेस्ट आपको 2 लाख रुपए देना है पूरे साल का. डिस्कस व्हेन फ्लैबी लिमिटेड शुड कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट, शुड स्टॉप कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट एक्सपेंस टू द एसेट यानी बिल्डिंग एंड शो द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट. अच्छा, पहले तो मुझे बताओ पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? आपने जैन 1 को 20 लाख रुपए लिए 10%. जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ गए Yes, आ रही है। तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, ये बताएं कि यहाँ से सर बंदे जा रहे थे, काफी कुछ चले भी गए होंगे शायद. नहीं गए नहीं है. उन्होंने कहा शायद वो दूसरी ज्वाइन करते हैं. नहीं दूसरी ज्वाइन नहीं करनी है भाई, जाना नहीं है अभी. ग्रुप में करते हैं मैसेज, सर बता देते. ठीक है, आप कर दें. अच्छा, इसमें हम ये सवाल पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अभी ये डिस्कस किया फ्लैबी कंपनी की कब अपनी कैपिटलाइजेशन को सीज कर देगी ना. अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दें कि आपने लोन कितने का लिया है? 2 मिलियन का. 2 मिलियन का. इस 2 मिलियन के लोन पे टोटल इंटरेस्ट कितना देना है आपने? 2 लाख. 2 लाख 10% के हिसाब से. आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है. ठीक है, गुड. आ रही है सर आवाज आ रही है. अच्छा, अब ये बताएं, पहली बात तो ये बताओ, व्हेन फ्लैबी लिमिटेड शुड स्टॉप कैपिटलाइज, कौन सी तारीख को कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर दोगे? 31 अक्टूबर को. जी 31 अक्टूबर. ठीक है, 31 अक्टूबर. हालांकि वो रेंट पे नहीं जा रहे, वो हमारा मसला नहीं है. रेंट पे वो बाद में गई है बिल्डिंग, वो हमारा इशू नहीं है. हमारी कैपिटलाइजेशन, हमारे जिस दिन बिल्डिंग तैयार हो गई उस दिन हमारी कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी, खत्म हो गई. ठीक. अच्छा, अब ये जर्नल एंट्री बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट. सर काफी देर तक आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा, जर्नल एंट्रीज बना रहा हूँ मैं. सबसे पहले तो 10 महीने की कॉस्ट इसमें लेंगे सर? जी, इसमें हम लोग जनवरी से अक्टूबर तक की कॉस्ट लेंगे? नहीं, जनवरी से अक्टूबर तक, बिल्कुल सही है. अच्छा, पहले देखिए मैं एंट्रीज किसका बना रहा हूँ, जरा देखिएगा. पहले मैं दिसंबर 31 ईयर एंड पे पहले मैं पूरा इंटरेस्ट एक्रू कर रहा हूँ. पूरा इंटरेस्ट कितना बनता है टोटल? 2 लाख. 2 लाख रुपए इंटरेस्ट एक्रू करते तो क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट. ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट. ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, रुपीज हाउ मच? 2 लाख. 2 लाख रुपए. ठीक है, ये 2 लाख रुपए का मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर दिया. अच्छा, अब आपको लगेगा सर ये तो आपने इंटरेस्ट पूरा का पूरा ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा ही लग रहा है ना? जी सर. अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो कैपिटलाइज होना है ना, करेंगे. अब जो सुने, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, जो कैपिटलाइज करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज. कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? 10 जी 10 महीने. 10 महीने का ना. तो हम क्या करेंगे,
2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 10, ओ सॉरी 2 लाख तो टोटल इंटरेस्ट था, 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 डिवाइड बाय 12 10/12 पॉइंट में आ रहा है आंसर, बता दे, कोई मसला नहीं है। 166,667 667। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जो कैपिटलाइज करना है, किसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, एसेट एसेट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस एसेट से क्रेडिट हो मुराद, जाएगा। एसेट का नाम क्या है यहाँ पे, क्या बना रहे हैं हम? बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा भाई स्टूडेंट, एक छोटी सी बात सुन ले, अभी ये मीटिंग मुझे लग रहा है 2 से 3 मिनट में जो है ना, या अब टाइम मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं दूसरी मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट नमाज रह के गए, बाद। क्योंकि मसला फिर वही है, फिर वो मीटिंग एंड हो जाएगी। अब 10 मिनट रह गए नमाज में। 2 मिनट 11 सेकंड है सर, है अच्छा ये 2 मिनट 11 सेकंड आ रहा है मीटिंग अभी रिमेनिंग टाइम आ रहा है आपके सामने? यस सर। चले 2 मिनट बात कर लेता हूँ। बोले आप क्या कह रहे हैं? सर, ये बिल्डिंग वाली जो एंट्री है किस डेट में पड़ेगी? 31 अक्टूबर को पड़ेगी है? हम 31 अक्टूबर को भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ईयर एंड पे रिकॉर्ड किया, कोई मसला नहीं है। हमने ईयर एंड पे पहले पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रू किया, और उसमें से जो रिलेटेड इंटरेस्ट था, जो कि किसकी कॉस्ट में जाना चाहिए था, बिल्डिंग की कॉस्ट में, उसको हमने बिल्डिंग डेबिट करके इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। एज अ रिजल्ट हमने टोटल कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है, कोई बताएगा? 33,333 ऐसा ही है ना? जी सर, ऑलमोस्ट। क्योंकि हमने पहले 2 लाख का इंटरेस्ट डेबिट किया, फिर 166,667 से इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में 33,333 आ रहा होगा, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे हम दिखा देंगे। बाकी इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, किसकी कॉस्ट का पार्ट बन चुका है? कैपिटल एसेट बिल्डिंग की, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल अच्छा ये बताए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत है या अल्टीमेटली रिकॉर्ड हुआ हुआ है? सर ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है सर वो। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देख लें, अभी बिल्कुल मीटिंग एंड होने वाली है, फिर 10 मिनट रह गए नमाज में। अब ये आज थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो मसला नहीं है, हम नमाज के बाद 2 मीटिंग कर लेंगे 45 मिनट्स की ना, तो तकरीबन मैं इंशाल्लाह 7:45 बजे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको लिंक भेज दूंगा 7:45 बजे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर। विल बी देयर इंशाल्लाह आफ्टर नमाज 7:45 इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह सर, ओके इंशाल्लाह। ओके। दुआ में याद सर।